हाय हेलो एवरीवन। सो दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों के Q2 के रिजल्ट कल ही आए हैं, तो इनके नंबर्स को देखेंगे एंड आगे का अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे दोनों स्टॉक्स के अंदर। सो बजाज हाउसिंग से स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी को पहली बार हम कवर कर रहे हैं, तो इनका बिजनेस मॉडल भी समझते हैं। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है, ये हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है लिस्टेड स्पेस में। पहले ऑफकोर्स आपका HDFC लिमिटेड था, बट अब उसका मर्जर हो गया HDFC बैंक के साथ में। तो सबसे बड़ी कंपनी है ये। इनका स्टार्ट जो है 2017 में हुआ था। बजाज फाइनेंस इनकी पेरेंट कंपनी है, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिलता है इनको, बिकॉज बजाज का ब्रांड है। तो इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है और उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो काफ़ी कंपिटिटिव है इनकी बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में इंडस्ट्री के। इनका अगर आप स्ट्रैटेजी देखोगे तो सेम ये बजाज फाइनेंस वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो बेसिकली बिजनेस टर्म्स में इसको टी शेप स्ट्रैटेजी बोला जाता है, कि मतलब पहले आपने किसी एक सेगमेंट के अंदर एंटर किया, वहां पे अपना कोर डेवलप किया, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड किया, देन सेम चीज आपने रेप्लिकेट करी बाकी सेगमेंट्स के अंदर। जैसे बजाज फाइनेंस ने ऑटो और कंज्यूमर फाइनेंस में एंटर करके एक एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मोड वहां पे इन्होंने अपना क्रिएट किया। एंड आज के टाइम पे जब हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट के अंदर, चाहे कोई लोन हो, इन्वेस्टमेंट हो या इंश्योरेंस हो, हर एक सेगमेंट के अंदर बजाज फाइनेंस की प्रेजेंस है। सेम स्ट्रेटेजी इन्होंने बजाज हाउसिंग के अंदर भी फॉलो करी, उसके बिजनेस मॉडल के अंदर भी फॉलो करी है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने फोकस किया था प्राइम होम लोन के ऊपर। होम लोन में भी सैलरीड कस्टमर्स को, जो सुपर क्वालिटी के जो कस्टमर्स हैं, उनको लोन देते थे। क्यों? बिकॉज उनमें सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है। वहां पे सिक्लिकलिटी का फैक्टर ऑलमोस्ट मतलब नील आप बोल सकते हो, बिकॉज काफी लो सिक्लिकलिटी है वहां पे। आप इंडिया के जो टॉप क्वालिटी बोरोअर्स हैं, उनको आप लोन देते हो, जिनका आई थिंक सैलरी ब्रैकेट जो है वो 12, 13, 14 लाख के बीच में होता है। सो वहां पे डिफॉल्ट रेट बहुत कम है। एंड वहां से कंपनी ने ये जो पूरा होम फाइनेंस का जो इकोसिस्टम है, उसके अंदर इन्होंने एक्सपैंड किया। होम लोन के बाद इन्होंने एंटर किया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर। वहां से इन्होंने एंटर किया LRD। LRD होता है आपका बेसिकली लीज रेंटल डिस्काउंटिंग। सो ये एक्चुअली बहुत कम आप कंपनी सुनोगे जो इस तरीके के प्रोडक्ट के अंदर है। मतलब मैंने लिस्टेड स्पेस में और किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखा नहीं है कि वो लीज रेंटल डिस्काउंटिंग भी करता हो और इतने बड़े लेवल पे करता हो। तो ये लीज रेंटल डिस्काउंटिंग क्या होता है? इसमें बेसिकली सपोज मेरे पास कोई एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो मैंने किसी एक बड़ी MNC कंपनी को लीज पे दिया हुआ है 5 साल 10 साल के लिए। MNC कंपनी किसी भी बड़े कॉर्पोरेट को लीज पे दिया हुआ है अगले 5-10 साल के लिए। अब मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है। तो जो लेंडिंग कंपनी है जैसे बजाज हाउसिंग, ये क्या करेगा, मेरी उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो फ्यूचर में जो रेंट आना है मेरे को, उसका डिस्काउंटिंग करके उसके बेसिस पे मुझे ये लोन प्रोवाइड करेंगे। तो एक काफी नीश तरीके का ये प्रोडक्ट है एंड ज्यादा कंपनीज इसको करती नहीं है। बजाज हाउसिंग के लिए ऑफकोर्स ये काफी सिक्योर प्रोडक्ट है। इनफैक्ट किसी भी लेंडर के लिए ये सिक्योर प्रोडक्ट है, बिकॉज आपका जो वो प्रॉपर्टी है, वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो वेकेंट नहीं है, वो प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है, उसमें रेंट ऑलरेडी आ रहा है और लीज हुआ है अगले 5-10 साल के लिए। उसके अगेंस्ट में आप लोन ऑफर कर रहे हो, तो ये बहुत ही सिक्योर लोन हो गया। और एक नीच भी है, तो इन्होंने अपना मार्केट शेयर भी वहां पे अच्छा खासा बनाया है पिछले कुछ सालों में। सो इस कंपनी का आई थिंक ऑलमोस्ट 20% के आसपास जो लोन बुक है, वो इसी प्रोडक्ट से आता है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग के बाद इन्होंने एंटर किया डेवलपर फाइनेंसिंग के अंदर। तो डेवलपर फाइनेंसिंग क्या होता है? जैसे इंडिया के आप टॉप डेवलपर्स देखते हो, DLF है, प्रेस्टीज रियल एस्टेट है, शोभा डेवलपर्स हैं। सो ये सारे इंडिया के टॉप क्वालिटी डेवलपर्स हैं। अब ये कहीं पे भी कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसकी फाइनेंसिंग करता है बजाज हाउसिंग। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म का लोन देते हैं वहां पे, 6 महीने 1 साल से लेकर के 2-3 साल का मैक्सिमम लोन होता है। और वहां से इनको एडवांटेज क्या मिलता है? मतलब डेवलपर फाइनेंसिंग तो आप कर ही रहे हो, प्लस वहां से आपको क्रॉस सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया होम लोन को भी। क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं कि आज के टाइम पे जितनी तेजी से कोई प्रोजेक्ट बनता है, और उससे ज्यादा तेजी से उसमें बुकिंग हो जाती है, सेल आउट हो जाता है वो प्रोजेक्ट काफी तेजी से। तो वहां पे इनको अपने रिटेल वाले बकेट के लिए भी कस्टमर्स मिल जाते हैं, वहां पे रिटेल होम लोन सेल करने का भी इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। सो इस तरीके का पूरा मॉडल इन्होंने क्रिएट किया है। इनफैक्ट इनकी मैनेजमेंट ने इस चीज को भी बोला है कि आगे चल के हम अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर भी एंटर करेंगे, मतलब नियर फ्यूचर में नहीं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो भी इनका टारगेट है। क्योंकि वही बजाज फाइनेंस वाली स्ट्रेटेजी है कि पूरा होम इकोसिस्टम में हर एक अपॉर्चुनिटी को इनको एक्सप्लोर करना है, और वहां पे नंबर 1 बनने का टारगेट है इनका, वो प्लान है इनका। तो काफी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी रही है कंपनी की, ग्रोथ काफी अच्छी रही है। सो अब इनका रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी ने नंबर्स किस तरीके के रिपोर्ट करे हैं सेकंड क्वार्टर में।
तो एक जो बड़ा माइलस्टोन रहा है कंपनी के लिए कि इन्होंने 1 लाख करोड़ का लोन बुक जो है वो क्रॉस कर लिया है इस क्वार्टर में। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन बुक का साइज है कंपनी का। 26% की ग्रोथ रही है इसमें इस क्वार्टर के अंदर वाई लेवल पे, तो लोन बुक की ग्रोथ भी अच्छी है। देन क्रेडिट कॉस्ट आप देखोगे तो बहुत मिनिमल क्रेडिट कॉस्ट है, बहुत कम क्रेडिट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि जिस भी सेगमेंट में ये लोन देते हैं वहाँ के टॉप क्वालिटी कस्टमर से डील करते हैं, तो डेफिनेटली डेलिक्वेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन आरओई का नंबर का ट्रेंड कैसा है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ग्रोथ में अगर आप देखोगे तो कंपनी का सबसे हाई ग्रोथ इन दोनों प्रोडक्ट में आ रहा है, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग और आपका डेवलपर फाइनेंसिंग के अंदर। ये सबसे हाई ग्रोइंग प्रोडक्ट है कंपनी के लिए। लोन मिक्स अगर हम देखें तो 57% लोन कंपनी का होम लोन है, 10% के आसपास ये लैब देते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 20% जो हमने बात करा LRD लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, और 12% के आसपास इनका डेवलपर फाइनेंसिंग है। कॉस्ट ऑफ फंड कंपनी का बहुत कंपिटेटिव है इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स बजाज का एक ब्रांड है, उसका एडवांटेज मिलता है इनको। सीक्वेंशियली अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड बड़ा है कंपनी का। देन नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम देखें तो उसमें 13% के आसपास की ग्रोथ है। एंड ये आप एक ट्रेंड देखोगे जो सेकंड क्वार्टर में हम अभी तक जितने भी लेंडर्स के रिजल्ट हमने डिस्कस करे हैं उसमें हमने ये ट्रेंड देखा है कि नेट इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट हर एक लेंडर का जो पहले 20 25 30% पे ग्रो होता था अब वो धीरे धीरे कम होकर के 10 12 13% के रेट से ग्रो हो रहा है। क्योंकि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो उनका काफी तेजी से बढ़ रहा है। जो कॉस्ट ऑफ फंड कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो बढ़ा है हर एक लेंडर का, वो अब कैच कर रहा है इंटरेस्ट इनकम को, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम उनका अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 13% की ग्रोथ है। स्प्रेड में एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, आप देखोगे इनका स्प्रेड कितना है, सिर्फ 1.9% का स्प्रेड है। जब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री में होम फर्स्ट की या इंडिया शेल्टर या आवास, उनका स्प्रेड आप देखोगे तो 4.5 से 6% के बीच में होता है। तो उसका उससे हमको आइडिया लगता है कि कस्टमर क्वालिटी में कितना बड़ा गैप है दोनों कंपनीज के। सो इनका स्प्रेड 1.9% है, इसीलिए इनका मार्जिन भी आप देखोगे 4.1% के आसपास का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। मतलब वैसे तो ये हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी है लेकिन मार्जिन इनके ऑलमोस्ट बैंक के लेवल के हैं। जैसे इंडिया के टॉप क्वालिटी बैंक्स आप देखोगे आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक वगैरह, यूजुअली इनके मार्जिन जो है वो 4% के आसपास रहते हैं। सेम बजाज हाउसिंग का भी 4.1% का मार्जिन है। क्रेडिट कॉस्ट जैसे हमने बात करी ये लास्ट ईयर से एक्चुअली कम हुआ है, इनका इंप्रूव हुआ है क्रेडिट कॉस्ट। सिर्फ 5 करोड़ की इन्होंने लोन लॉसेस प्रोविजनिंग वगैरह करी है। ग्रॉस एनपीए आप देखोगे तो थोड़ा सा बढ़ा है ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी, पर मतलब ऐसा कोई अलार्मिंग साइन नहीं है। बहुत अच्छा एसेट क्वालिटी है कंपनी का। सिर्फ 0.29% का ग्रॉस एनपीए इनका, और इसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी आई है, 21% पे पैट ग्रो हुआ है कंपनी का। आरओए का नंबर ऑलमोस्ट स्टेबल है 2.5% के आसपास। आरओई बैंक कंपनी का गिर गया है, 16% था लास्ट ईयर, इस क्वार्टर में 13% पे आया है। लेकिन इसका रीजन ये है कि इन्होंने अभी आईपीओ लॉन्च किया था, तो उससे कैपिटल बेस बढ़ गया है कंपनी का, और उस कैपिटल को अभी तक इन्होंने डिप्लॉय किया नहीं है मार्केट में अच्छे से। सो आने वाले क्वार्टर्स में जब उसको ये डिप्लॉय कर देंगे तब डेफिनेटली इनका आरओई वापस से पुराने लेवल पे आ जाएगा। बिकॉज बजाज की फ्रेंचाइजी है तो इनको अच्छे से पता है कि हर एक सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, पूरी तरीके से कैसे उसको निचोड़ा जाता है। तो वो एफिशिएंसी तो है ही इस कंपनी के पास में। देन ये इनका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। तो बजाज फिनसर्व बेसिकली सब्सिडरी है बजाज होल्डिंग की, बजाज फाइनेंस जो है वो सब्सिडरी है बजाज फिनसर्व की, और बजाज हाउसिंग जो है वो आपकी सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। ये पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर है इनका। ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो जैसे बात करी एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। 72% का इनका लोन बुक का ग्रोथ रहा है पिछले 7 सालों में। क्रेडिट कॉस्ट जबकि सिर्फ 57% से बढ़ा है, और इसी की वजह से इनका पैड ग्रोथ जो है वो 136% से ग्रो हुआ है पिछले 6 7 सालों में। ये जो हमने बात करी थी इनकी जो ओमनी चैनल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी है, तो बेसिकली ये हर एक सेगमेंट एक दूसरे सेगमेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे इनका ये जो डेवलपर फाइनेंस वाला सेगमेंट है, यहाँ से कंपनी को काफी लीड मिलती है अपने प्राइम होम लोन वाले बिजनेस के लिए। और फिर इसके बाद अगर आप ये एलआरडी वाला पार्ट देखोगे, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, तो यहाँ पे ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं ये भी इनके लिए सोर्सिंग करती है। बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के जो क्लाइंट होते हैं जिनके पास में ये प्रॉपर्टीज होती है कमर्शियल रेजिडेंशियल जहाँ से उनको रेंट आता है, तो ऑफ कोर्स वो वहाँ पे उनको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई लोन वगैरह की फैसिलिटी चाहिए सो आपको सिक्योर्ड लोन मिल सकता है। इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आपको सिक्योर्ड लोन देने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये इनका सोर्सिंग चैनल है पूरा। देन इनका एनपीए वगैरह का ट्रेंड देख लेते हैं एक बार। सो ये इनका ग्रॉस एनपीए का आप ट्रेंड देखोगे तो इसमें एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पिछले साल से FY24 से
हर एक क्वार्टर में कंपनी का एनपीए जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 0.23% से 0.25% आया, और 0.25% से अब इस क्वार्टर में 0.29% पे ग्रॉस एनपीए आ गया है। क्या इसमें कुछ अलार्मिंग साइन है? नहीं, अलार्मिंग साइन नहीं है, कुछ ऐसा सीरियस कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने बार बार बात करी है कि पिछले 1 डेढ़ साल में एसेट क्वालिटी का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। मतलब पहले आपको रिकवरी ज्यादा आ रही थी, अब वो रिकवरी ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो बहुत बड़ा पार्ट रिकवरी का बचा नहीं है, तो उसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट आपका बढ़ रहा है और थोड़ा थोड़ा डेलिक्वेंसी होनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर आप इसको अभी भी बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम का डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है बजाज फाइनेंस की, ऐसा कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ कोर्स उस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी हमको दे सकता है। यील्ड अगर हम देखें कंपनी का, तो मैक्सिमम ये 10.1% चार्ज करते थे आज से 1 साल पहले, अब कम हो करके वो 9.9% पे आ गया है, इसीलिए कंपनी का स्प्रेड भी कम हुआ है। एंड लास्टली अगर हम इनका ये इनकम वाला स्टेटमेंट देख लें, तो वही नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 13% पे ग्रो हुआ है, लेकिन क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है बजाज फ्रेंचाइजी की, सो सिर्फ 10% की ग्रोथ है एक्सपेंसेस में, इसीलिए पीपीओपी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% पे ग्रो हुआ है। और क्योंकि आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा नहीं है, घटा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो कंपनी का पैट 21% पे ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। सो रिजल्ट अगर हम देखें तो अच्छे रिजल्ट है, कंपनी के नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करे हैं इन्होंने, ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी भी अच्छी है, रिटर्न रेशियो वापस से बहुत जल्दी इनके इंप्रूव हो जाएंगे। पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटी कैसी है। तो एक चीज हमको समझना होगा कि बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है, बिजनेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आगे का स्कोप अगर आप देखोगे तो इनकी मैनेजमेंट ने बोला है कि पास्ट में जो हमारा ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आगे में हम उससे ज्यादा अच्छा करने का एस्पिरेशन रखते हैं, बिकॉज जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो उसको सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट का फोकस है हाउसिंग के ऊपर, एंड डेफिनेटली आगे चल के हम अफोर्डेबल सेगमेंट को भी एक्सप्लोर करेंगे, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आगे बहुत अच्छी लगती है, तो स्कोप बहुत तगड़ा है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से देखते हैं, तो अगर आप स्टॉक इसका देखोगे तो ऑलरेडी 6 के प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक इनका। एंड अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो FY24 में जो इनका नेट प्रॉफिट था पूरे साल का, कंपनी ने इस साल अभी तक जो फर्स्ट हाफ गया FY25 का, उसका 60% ऑलरेडी अचीव कर लिया है। FY24 का 60% ऑलरेडी प्रॉफिट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड हाफ हमको पता है कि यूजली अच्छा रहता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, तो इवन दो अगर हम सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एग्रेसिव एस्टिमेट लेते हैं और कंपनी 30-40% पैड ग्रोथ शो करती है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, स्टिल अगर आप इनका बुक वैल्यू देखोगे FY25 का, तो वो आपको 25-26 रुपीज के आसपास आएगा। सो बुक वैल्यू 25-26 रुपए पे आता है अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिव एस्टिमेट भी लेते हैं। फिर भी इसका अगर हम प्राइस टू बुक देखें तो वही 5 से लेकर के 5.5 के आसपास का प्राइस टू बुक आता है, तो वैल्यूएशन एक्चुअली में बहुत ज्यादा हाई है। मतलब उस लेवल से अगर हम देखें तो खास अपॉर्चुनिटी नहीं लगती है। बाकी प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में जो अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल हैं, जिनका ग्रोथ अच्छा है एंड आउटलुक भी अच्छा है, एसेट क्वालिटी उनकी भी अच्छी है, सो वहां पे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। एक और जो पॉइंट डिस्कस करने वाला है कि इनका जो आईपीओ आया था, तो रीजनेबल वैल्यूएशन था आईपीओ के टाइम पे, अराउंड 3 या 3.25 का प्राइस टू बुक पे ये आईपीओ लेकर के आए थे। मैं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स को देख रहा हूँ जिनको इनका आईपीओ मिला, अब तो ठीक ठाक गेन मिल गया है आईपीओ से, आई थिंक 40-50% ऊपर है अभी भी ये स्टॉक, बट अभी भी उनका मानना है कि ये एक इंटरेस्टिंग बेट है। सो आप सिर्फ बाइंग प्राइस को देख करके ये जज नहीं कर सकते कि ये स्टॉक अच्छा है, इसमें रिटर्न आगे भी बनेगा। अभी आपका 40-50% बन चुका है बिकॉज आईपीओ का जो प्राइस था वो रीजनेबल था। बजाज जैसा फ्रेंचाइजी जो इतने हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी है, आरओई वन ऑफ द बेस्ट है, सो उसका प्राइस टू बुक अगर 3-3.25 के आसपास होगा तो डेफिनेटली मार्केट उसको अच्छा रेटिंग देगा। वो रेटिंग मिल चुका है, वो डिस्काउंटिंग हो चुकी है। यहां से आपको ये देखना है कि क्या इस कैपिटल पे अगले 3 से 4 साल पे आप 20-25% की कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस वैल्यूएशन से ऑफकोर्स वो होता हुआ दिखता नहीं है अगर हम लॉजिकली सोचें, क्योंकि मार्केट में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एंड वैल्यूएशन इसका बहुत ज्यादा हाई है। तो वो लॉजिक लगाना जरूरी है, सिर्फ बाइंग प्राइस देख करके हम ये नहीं बोल सकते कि बाइंग प्राइस मेरा लो है तो मेरा तो मतलब हमेशा ये 40-50% ऊपर ही रहेगा। वो गेन आपको मिल चुका है, आपको अब ये देखना है कि इसके ऊपर आपका कितना रिटर्न बन सकता है। तो वो 3-4 साल में कुछ खास ऐसी स्कोप लगता नहीं है स्टॉक की वैल्यूएशन को देखते हुए। बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज इंडस्ट्री का लीडर है, तो इससे हमको बहुत इंसाइट्स मिलेगी पूरे इंडस्ट्री के बारे में कि किस डायरेक्शन में ये इंडस्ट्री मूव कर रही है। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, बट ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी कुछ खास लगती नहीं है। अब बात करते हैं जो दूसरा प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, सॉरी इस जो दूसरा प्लेयर है जिसका रिजल्ट आया है कल, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इस बैंक को लास्ट क्वार्टर में हमने ट्रैक करना स्टार्ट करा था, स्मॉल फाइनेंस बैंक है,
इसमें एक चीज अच्छी हमने क्या डिस्कस करी थी कि इनका जो सिक्योर्ड लोन बुक है वो ऑलरेडी 65% कॉन्ट्रीब्यूट करता है बैंक के टोटल लोन बुक में। और बाकी और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है अभी वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो अभी उस प्रोसेस में है। लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है अभी माइक्रो फाइनेंस का, किसी भी माइक्रो फाइनेंस चाहे एनबीएफसी हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, उनको थोड़ा इंटरेस्ट शो करने में डर ही लगता है उनके बिजनेस में, उनके स्टॉक में। क्योंकि एक क्वार्टर हम देखते हैं कि वो अच्छा बेट लग रहा है, देन सडनली नेक्स्ट क्वार्टर में एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज हमको देखने को मिलता है। सेम चीज आपको जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में भी देखने को मिलेगी। बैंक ने लास्ट क्वार्टर में अच्छा किया था, मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया था कि ये जो ग्रॉस एनपीए हमारा 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है ये नॉर्मल है, अगले क्वार्टर में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट उसके अगेंस्ट में अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो एक बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। तो सबसे पहले जना का हम रिजल्ट देखते हैं कि नंबर्स किस तरीके से रिपोर्ट करे हैं बैंक ने सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो ये वाला स्लाइड देखकर ही आपको आइडिया लग जाएगा कि बैंक का क्या परफॉर्मेंस आया है। आरओई आप देखोगे तो 18-19% का आरओई बैंक का सीधा 10% पे आ गया है। आरओए बैंक का जो 2% से भी ज्यादा था अब 1.2% पे आ गया, यानी आरओए आपका आधा हो गया। आरओई में ऑलमोस्ट 80% का फॉल आया है। मार्जिन्स भी ऑफ कोर्स बैंक के कम हुए हैं। एंड उसके साथ में अगर आप इनका प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो बड़ा फॉल देखने को मिला है। इस बैंक का लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो 123 करोड़ था। इस क्वार्टर में इनका 97 करोड़ का पैट आया, मतलब 20% का डिक्लाइन देखने को मिला है बैंक के नेट प्रॉफिट के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ गया और 2.5% का ग्रॉस एनपीए 2.86% चला गया। तो ग्रॉस एनपीए बढ़ गया, आपको प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी, आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया और आपका प्रॉफिट घट गया बुरी तरीके से। ये ग्रॉस एनपीए का नंबर इनका आई थिंक 2 क्वार्टर पहले लगभग 2% के आसपास में था। तो 2% का ग्रॉस एनपीए सिर्फ 2 क्वार्टर में अब ऑलमोस्ट 3% टच कर रहा है। यानी मोटा मोटा हम बात करें तो 50% बैंक का ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है पिछले 2 क्वार्टर के अंदर। तो ये ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है बैंक के लिए। कंसर्न थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है जिसकी वजह से इनको प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी है इस क्वार्टर में। और क्या चीज किया है बैंक ने, इनका जो सिक्योर्ड पार्ट है लोन बुक का उसको बढ़ा दिया है। सिक्योर्ड लोन बुक अब 69% कॉन्ट्रीब्यूट करता है बैंक के टोटल लोन बुक में। क्योंकि जो इनका अनसिक्योर्ड वाला पार्ट है माइक्रो फाइनेंस का, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं हुई है, 5% से वो बुक डी ग्रो हुआ है। और जो इनके सिक्योर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग है, माइक्रो लैप है, टू व्हीलर फाइनेंसिंग है, गोल्ड लोन है, उन उन प्रोडक्ट्स को बैंक ने ज्यादा रेट से ग्रो किया है। इसीलिए सिक्योर्ड पार्ट बढ़ गया है और अनसिक्योर्ड पार्ट घट गया है। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है कि पैट बैंक का नीचे आ गया काफी तेजी से, और एसेट क्वालिटी बैंक की और ज्यादा खराब हुई है इस क्वार्टर के अंदर। अब जना के साथ में भी अगर आप केस देखोगे तो ऑलमोस्ट वही केस है जो आईडीएफसी, उज्जीवन, एक्विटास और आई थिंक आरबीएल के साथ में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, कि ये भी उसी कैटेगरी में आ रहा है जिनका FY25 के अंदर अर्निंग ग्रोथ कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। क्योंकि इनका अगर आप देखोगे तो FY24 में जो पैट था वो अराउंड 670 करोड़ के आसपास था। अभी जो फर्स्ट हाफ गया है उसमें लगभग 260 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है कंपनी का फर्स्ट हाफ में। और जिस तरीके की इनकी कंडीशनिंग लग रही है, एनपीए जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, प्रोविजनिंग और करनी पड़ सकती है आने वाले क्वार्टर्स में, तो ऑफ कोर्स कोई चांस लगता नहीं है कि प्रॉफिट यहाँ से इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा इस बैंक का भी। तो इससे क्लियर साइन हमको समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा माइक्रो फाइनेंस का स्पेस है, चाहे एनबीएफसीज हो या आपका कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, जिनका भी एलोकेशन माइक्रो फाइनेंस में 10-15-20% तक है, ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना बेस्ट है। आपको मतलब वैल्यूएशन देख करके वो आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत अट्रैक्टिव है, कई स्टॉक अपने हाई से 50-50% नीचे हो गए हैं, 40% नीचे हो गए हैं, लेकिन कोई पॉइंट बनता नहीं है उन पे इंटरेस्ट शो करने का, चाहे पी उसका 5 का हो, 6 का हो या 8 का हो। क्योंकि ये कितना नीचे जाएगा किसी को आइडिया नहीं है। कुछ दिन पहले जो माइक्रो फाइनेंस की जो रेगुलेटरी बॉडी है एमफिन, उनके डायरेक्टर का भी कमेंट्री आया था इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। सो उनका भी कहना था कि ये एक्चुअली जो खराब चीजें हैं वो स्प्रेड हो रही हैं बाकी स्टेट्स के अंदर भी। और 2-3 उन्होंने बड़ी बातें करी थी कि एक जो बहुत बड़ी चीज जो अफेक्ट कर रही है इसको वो है कर्ज मुक्ति आंदोलन। मतलब बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा आंदोलन चलाया जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोन रीपे मत करिए, आपका लोन जो है वो माफ हो जाएगा। एंड गवर्नमेंट के ऊपर इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। सो एक वो बड़ा इशू है। देन कई सारी जगह पे फ्लड वगैरह का प्रॉब्लम आया है। कई सारे जगह पे जो हमने बहुत सारे लेंडर से सुना कि ओवर लेवरेजिंग हुई है, यूपी बिहार के अंदर स्पेशली काफी ज्यादा लेवरेजिंग लेंडिंग करी गई है पिछले कुछ सालों में। तो वो एक तरीके से अब स्प्रेड हो रहा है बाकी स्टेट्स के अंदर, जिसकी वजह से डेलिक्वेंसी बढ़ता जा रहा है। अब
उनका जो कमेंट्री था वो यही था कि हमने अपने तरफ से डायरेक्शंस दिए हुए हैं एंड लेंडर भी जो है, हर एक लेंडर अपने पार्ट पे पूरा एफर्ट डाल रहा है। चांसेस ये हैं कि थर्ड क्वार्टर जो आएगा इस FY25 का, उसमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्टेबल होनी स्टार्ट होंगी एंड देन फोर्थ क्वार्टर से हम इसमें इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा फाइनेंशियल ईयर अगर हम अवॉइड करें पूरे माइक्रो फाइनेंस स्पेस को, वही बेस्ट रहेगा। मतलब वैल्यूएशन देखना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि नीचे कितना जा सकता है कोई आइडिया नहीं है। हम कितने लंबे टाइम तक स्टक रह सकते हैं ऐसे स्टॉक्स के अंदर, इसका कोई आइडिया नहीं है। और मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको एक्सप्लोर करना ज़्यादा बेस्ट है। इसको ट्रैक ऑफ कोर्स हम करेंगे इस पूरे स्पेस को, एंड जब भी हमको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है और कोई एक दो प्लेयर हैं जो अब थोड़े से बुलिश हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। लेकिन अभी के लिए अवॉइड करना बेस्ट है, क्योंकि आप देखोगे तो दो तीन बड़े चैलेंज आ जाएंगे। अब इन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को कैपिटल मिलना भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, ऑफ कोर्स वो भी चाहेंगे कि हम ऐसी कंपनीज को लोन ना दें, बिकॉज वहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो जब आपको कैपिटल नहीं मिलेगा तो आपका लोन बुक का ग्रोथ घटेगा। लोन बुक का ग्रोथ घटा प्लस आपका एनपीए बढ़ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे दिखेगा? बॉटम लाइन के अंदर, प्रॉफिट के अंदर। तो इनके अर्निंग ग्रोथ में कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में, इसका कोई आइडिया नहीं है। आई मीन मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्यों लोग इस तरीके के स्टॉक्स को ऐसे प्रमोट करते हैं कि वो जीवन का स्टॉक हाई से इतना गिर गया या एक्विटास का स्टॉक हाई से इतना गिर गया तो ये अपॉर्चुनिटी है। जब मैनेजमेंट खुद कॉन्फिडेंट नहीं है और चीजें हमें पता है कि इस तरीके की चल रही हैं, तो चाहे PE 2 का ही क्यों ना हो जाए, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बनता ऐसे स्टॉक्स में आपको इंटरेस्ट शो करने का। एक तरीके से वो रिस्क के साथ में खेलना हो गया, पैसों के साथ में खेलना हो गया, गैम्बलिंग करना हो गया। तो अवॉइड करना बेस्ट है। बाकी देखते हैं आगे इनकी कैसी प्रोग्रेस रहती है, एंड रिजल्ट एनालिसिस तो हम करते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी डेली डिस्कस करते रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।